ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने ये बैच 3 की क्लासेस हैं। बैच 3 मतलब जो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे। तो पीवाईक्यू मोस्टली हमने 2023 से स्टार्ट किया था और 2023 से 2009 तक हम कर चुके हैं। आज 2008 का एक बार मैं हिंट दे देता हूँ। हालांकि मैं हर बार बोलता हूँ कि सॉल्यूशन बुक ड्राइव में ऑलरेडी है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो जरूरत पड़ी तो, लेकिन पहले खुद सॉल्व करो, फिर वहाँ हेल्प लो। उससे ना हो फिर मुझसे पूछो, है ना। तो अभी 7 to 9 में 2008 और 2007 का पीवाईक्यू का एक मतलब जस्ट एक डिस्कशन करेंगे, मतलब हिंट दूंगा जनरली, आपको सॉल्व करना है। डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। आज फिर 7 to 9 अभी ये है और 9 to 11 डाउट क्लास है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि S1 जो एक सीरीज है जहां टर्म्स क्या है 1/k+1 × k+3 और S2 है 1/√k+√k+3। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सी डाइवर्जेंट है। तो बताइए S1 क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो S1 में अगर आप देखो डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है S1 सीरीज में, ये जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री क्या है, पावर क्या होगा k का, अगर ओपन करेंगे आप तो 2 है ना। तो p टेस्ट से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। सिंपल, क्योंकि ये 1/k² + 3k+4 हो जाएगा, सॉरी 4k+3 हो जाएगा, k² + 4k+3। तो इसको 1/(1/n² के साथ, है ना, जस्ट सिंपली आप लिमिट कॉम्प्रिजन टेस्ट लगाओगे तो ये कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो सिंपली डिग्री इसकी 2 है, तो ये 1/n² जैसा सीरीज है, तो वो कन्वर्जेंट होगा बाई पी टेस्ट। यहाँ पे डिग्री क्या है, रूट के ना, रूट में आएगा k² + 4k+3, तो रूट है, तो ये 1/n जैसा है, सीरीज 1/n जैसा है एक्चुअली। सो दिस इज लाइक सीरीज 1/n, तो ये डाइवर्जेंट होगा। ये है सीरीज 1/n², तो 1/n², तो पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट। तो S1 इज कन्वर्जेंट, S2 इज डाइवर्जेंट। या देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सो ये आपसे कह रहा है कि fx जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और gx है x, अगर x 0 से 1 में है, gx x-1 x 1 से 2 में है, gx इज x-2 अगर x 2 से 3 में है, 0 अगर x 3 है, और डोमेन इस फंक्शन का क्या दे रखा है 0 से 3। तो बोल रहा है fx + gx क्या होगा। देखो इसमें हिंट ये है कि पहले आप fx को भी इसके जैसा लिख लो, मतलब 0 से 1 में fx की वैल्यू क्या है वैसे लिख लो, 1 से 2 में fx क्या होगा वो लिख लो, 2 से 3 में fx क्या है वो लिख लो, और 3 पे fx की वैल्यू क्या है वो लिख लो। फिर दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ऐड कर दोगे, जैसे मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो होगा क्या, मैं बोल रहा हूं जो fx है ना, ये जो आपका fx है ये आप ऐसा लिख सकते हो कि x जब 0 से 1 में है ना, तो बताइए जब x 0 से 1 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगी, मतलब तो ये 0 हो जाएगी। फिर जब x 1 से 2 में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। एंड जब x 2 से 3 में है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब x 3 के इक्वल है तो ये 3 ही हो जाएगी ना। तो इस तरह से है आपके पास। अब आपको क्या बोला है fx + gx। सो अब ऐसा करो, इसी फंक्शन को मैंने ऐसा लिखा है इसीलिए ताकि इन दोनों को हम ऐड कर सके। ऐड करने के लिए डोमेन सिमिलर काइंड का बना दिया मैंने। तो अब इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर ले और देख लो क्या होगा। तो अगर आप ऐड करोगे तो fx + gx जो बनेगी आपका, क्या होगा x + 0 x-1 + 1 x x-2 + 2
x फिर 0 प्लस 3 कितना 3। और ये कब है? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। ये जब x 1 और 2 के बीच है। ये जब x 2 और 3 के बीच है। और ये जब x 3 है। देखो x बराबर 3 है तो वैल्यू 3 है, तो मतलब ये भी x ही है, समझ लो। सेम बात है ना, x बराबर 3 है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां से आपने ये समझा कि वट एवर x यू हैव दिस फंक्शन इज इक्वल टू x ओनली। तो मतलब ये हो गया यहां से कि fx प्लस gx इज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3। तो ये आपका आ गया मेनली फंक्शन कि fx प्लस gx इज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3। अब पूछ क्या आपसे कि ये डिसकंटीन्यूअस है 1 2 पे? नो, ये तो है ना x है, x तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस है 0 3 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी गलत है। डिफरेंशिएबल एक बार है बट नॉट ट्वाइस। एक बार भी है, दूसरी बार भी कर लो। ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन 0 3, ठीक है, ये हो गया है ना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे x का डेरिवेटिव 1 आएगी, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी हो गई, और कॉन्टिन्यूअस भी हो गई उसके बाद ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y बराबर x स्क्वायर, ये तो आप कर लेंगे। तो इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, इसके बीच का जो रीजन है उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। सिंगल इंटीग्रेशन से करेंगे तब भी हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन से करेंगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ft dt 0 to x इक्वल है x स्क्वायर sin x प्लस x क्यूब। तो f पाई बाई 2 क्या होगा? तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन हटाना है, तो इंटीग्रेशन कैसे हटेगा? हाँ, डिफरेंशिएट कर देते हैं लेबनिज रूल से। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका आ जाएगा fx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये आपका fx आ गया। अब पूछ रहा है f पाई बाई 2 क्या होगा? तो इसमें x को आप पाई बाई 2 रख दो, ठीक है। तो इसमें आप x को क्या करो, पाई बाई 2 रख दो, तो आ जाएगा ना आंसर। पुट कर लो, आ जाएगा सीधा। हाँ ठीक है, तो इससे आ जाएगा। ये बोल रहा है कि आपके पास A कोई 3 क्रॉस 3 की नॉन जीरो मैट्रिक्स है जहां A स्क्वायर 0 है, समझिए। सो A कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जहां A स्क्वायर 0 है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ A इज, कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी? तो इसका जो एक्चुअली मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो x स्क्वायर ही होगा, क्योंकि x हो नहीं सकता। मिनिमल पॉलिनोमियल x कब होता? जब वो जीरो मैट्रिक्स होगा, बट ये जीरो मैट्रिक्स है नहीं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा वो x क्यूब होगा, ठीक है। तो इसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पास कोई नॉन जीरो रूट आएगा? अगर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? सारे जीरो होंगे। तो पूछा है कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यू होंगे? तो एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं होगा। सो देयर इज नो नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ये अब सिलेबस में नहीं है आपके, इस साल जैम में भी नहीं है, गेट में भी नहीं है। ये कह रहा है कि x आपका पॉइसन 2 है और y बाइनोमियल 10,3/4 है, ठीक है। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 2 और y है बाइनोमियल 10,3/4। आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, अगर x y दोनों इंडिपेंडेंट है तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x y 0 होगा। जिसका क्या मतलब है? तो पेयर बना लो, है ना। x का सपोर्ट क्या है? x पॉइसन 2 है, तो x का सपोर्ट है 0 1 2 डॉट 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 डॉट। y का सपोर्ट क्या है? बाइनोमियल 10,3/4 है, तो 0 1 अप टू 10 होगा। अब आपको इसमें पेयर बनाने पड़ेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो x 0 हो, है ना, एंड इंडिपेंडेंट है,
y कुछ भी हो जाए, है ना, ये चीज है। देखो इसका ये मतलब है ना, ये तो मैं ठीक से लिखूं अगर एक मिनट, इसका क्या मतलब है कि x इज 0 और y इज 0, ऐसा समझिए। दिस इज वन इवेंट, दिस इज अदर इवेंट। ये मतलब है ना प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो x 0 या y 0 है। सो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। ओपन कर देंगे आप सिंपली। सो इवेंट A, इवेंट B, एंड A एंड B आर इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन करो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, उससे आ जाएगा, कर दो सॉल्व। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेना। A यूनियन B का फॉर्मूला ओपन करो, सॉल्व करके देखो। यहां है कि x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है एक्सपोनेंशियल 1 से, है ना, तो xi क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है, और देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2n x बार। 2n x बार का मतलब हो गया, n x बार क्या, 2 समेशन xi ना, 2n x बार का मतलब क्या, 2 समेशन xi। तो मुझे ये बताओ पहली बात कि कोई भी आप लोग बताइए। ईच xi इज एक्सपोनेंशियल 1, है ना, सो जो xi है वो एक्सपोनेंशियल 1 है। तो यहां से मुझे बताओ समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। नहीं, एक्सपोनेंशियल का सम एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, ज्योमेट्रिक का सम ज्योमेट्रिक नहीं होता है जी। हाँ गामा होगा, तो सो यहाँ गामा आएगा ये। सो दिस इज गामा, है ना, एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो लाइक गामा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को 1 रखते हैं ना। तो 1,1 है ये, अल्फा को 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हो जाए कोई बताओ ये। अच्छा डिपेंड, यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि यहाँ पे थोड़ा सा ये है नोटेशन का फर्क है। जैसे अब आप गामा के 2 पीडीएफ हैं, मतलब लिखने में, एक में बीटा के पावर अल्फा न्यूमरेटर में रहता है, दूसरे में डिनोमिनेटर में, तो नोटेशन उसके हिसाब से वैरी करेगी। तो वो होता है ना, जैसे मैं अगर कुछ लिखूंगा, लेकिन आप जो बुक में पढ़े आपको लगा होगा नहीं वो तो वहां कुछ और दिखा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मीनिंग अलग अलग है, मतलब नोटेशन कॉमन है लेकिन उसका पीडीएफ अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो एक्चुअली। ठीक है, तो यहां गामा तत्काल में कर देता हूं n,1, ठीक है, ये हो जाएगा, और 2 समेशन xi कर दोगे ना, i फ्रॉम 1 to n, जब 2 टाइम करोगे तो क्या चेंज आएगा, तो गामा n1 में जब ब्रेक कर रहे होगे ना, तो e की पावर में आ रहा होगा -x। अब क्या होगा यहाँ पे कि हमने 2xi ले लिया है ना, तो वहां पे e की पावर -x है, और यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख देता हूँ इसको मान लो y, तो ये आ जाएगा e की पावर -y/2 आ जाएगी, है ना, इस तरीके से आ जाएगी। ओके, तो कहने का ये मतलब है मेरा कि यहाँ से गामा, अब देख लो आप कौन सा नोटेशन फॉलो करते हो उसके हिसाब से, तो ये n,1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब नोटेशन आप देखना कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन गामा के बाद चेक करो कैसे करते हो आप लोग। तो 2 समेशन xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा n,1/2, और गामा n,1/2 किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑप्शंस में किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल हाफ, तो ये chi² 2n बनेगा, है ना, chi² 2n, क्योंकि हम जानते हैं जो गामा है ना, जो n,1/2 है ये chi² 2n है, हाँ, नहीं तो n/2 1/2 इज chi² n होता है। सो गामा n/2 1/2 इज chi² n, तो गामा n है यहाँ पे मतलब 2n/2 है, 2n/2 है तो chi² 2n होगा एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास कि x क्या कह रहा है, ये x रैंडम वेरिएबल है विद फाइनाइट वेरिएंस,
और x1 x के इक्वल है, ठीक है, x2 थीटा x1 के इक्वल है, x3 थीटा x2 है। अच्छा, तो पूछ रहा है क्या होगा कोवेरिएंस बिटवीन, अच्छा कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड xn। तो क्या आएगा यहां से, तो इजी लग रहा है। जैसे xn जो है, x2 है थीटा x1, x3 है थीटा x2, तो x2 रखोगे यहां से तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर x1, x3 की वैल्यू है ना, इस तरीके से। तो वैसे चलता रहेगा, तो जो xn एट द एंड हो जाएगा थीटा की पावर n-1 x1, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा, फॉर्मूला लगा लो, अब यहां से आ जाएगा। तो ये तुमसे पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 जो कि x है, x1 जो कि x है, और xn जो है हमारे पास ये आएगा, तो थीटा की पावर n-1 इंटू x। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें सिंपली ब्रेक करो इसको, कोवेरिएंस बिटवीन दीज टू अपॉन, तो क्या आएगा कोवेरिएंस बिटवीन x एंड थीटा की पावर n-1 x अपॉन वेरिएंस ऑफ x सिग्मा स्क्वायर, मतलब रूट में आएगा वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ दिस। तो पहले वेरिएंस यहाँ लगाओगे तो आएगा थीटा की पावर 2n-2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया फाइनली थीटा की पावर n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ आ गया थीटा की पावर n-1 इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो ये कैंसिल कैंसिल 1 आ गया। चेक करो, आंसर चेक कर लेना, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा वजह ये भी है क्योंकि xn जो है वो जस्ट लीनियर मल्टीपल है x1 का, है ना। और यहाँ पे थीटा क्या है, पॉजिटिव है। सो समझ ना, xn इज अ मल्टीपल ऑफ x1। तो जब ऐसा होता है कि y बराबर ax, a पॉजिटिव है तो xy के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 आएगा, अगर a नेगेटिव है कोएफिशिएंट तो -1 आएगा। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होती मान लो, तो वैल्यू -1 आती, क्योंकि मतलब ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली वो थ्योरम जो है वो भी लगा सकते हो आप कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 इफ एंड ओनली इफ दे आर लीनियरली रिलेटेड एंड कोएफिशिएंट विल बी पॉजिटिव, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होगा। 10th जो है हमारे पास कि x1 x2 x3 भी द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जहां x के, ठीक है, हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पीडीएफ दे रखा है। तो पूछ रहा है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा इनमें से, तो वो तो तुम सिंपली यहां से देख लोगे ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम, या हाँ फैक्टराइजेशन थ्योरम से समेशन xi आ जाएगा, क्या होगा भाई, तो यही आएगा पहला वाला, जस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम से। यहाँ आपको दे रखा है कि x be a random variable having ex finite, probability x more than equal to half plus x is equal to probability x less than equal to half minus x। एक्चुअली ये डेफिनेशन है किसका, ये क्या इंप्लाई करेगा बताओ, ये किसका, हाँ यस, x is symmetric about half। तो जब सिमेट्रिक है तो इसका मीन हाफ होगा, ये गारंटी है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होता है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि ये डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, तो x भी रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस, तो मीन मीडियन तो इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब मीन हाफ है तो मीडियन भी हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है, इस केस में मीडियन भी हाफ होगा। सो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है अबाउट मीन, तो मीन और मीडियन इक्वल ही रहता है। मोड डिपेंड करता है, यूनी मॉडल है तो मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल रहेगा कॉन्टिन्यूअस में स्पेसिफिक। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा है ना। तो यहाँ ये वाला केस आएगा, हाफ हाफ वाला ही आएगा, मीन हाफ एंड मीडियन हाफ, यही दोनों आएगा। मीन मीडियन इक्वल होंगे, सिमेट्रिक है इसीलिए। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 डॉट दिया सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, और आपके पास x2 के -1, मतलब लाइक कि जो xi रैंडम वेरिएबल है उसके सपोर्ट क्या है, 1 और -1 है।
तो आपसे पूछ रहा है कि मतलब और अच्छा ओके, सो एक और है एक गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2k माइनस वन क्या बताना चाह रहा है कि जैसे x1 x3 x5 x7 डॉट 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 ये सब जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है, और इधर x2 x4 x6 डॉट 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 इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, मीन निकाल लो। यहां से मीन कितना आएगा इसका, यहां से अगर आप मीन निकालो, ये जो ऑड वाला है 2k माइनस वन, तो इसका मीन 0, और यहां से भी ये तो डबल एक्सपोनेंशियल है ना उस टाइप का, हाँ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल, तो यहां से भी मीन 0 होगी, ये भी 0 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लो अब, तो मीन तो 0 ही है, और वेरिएंस निकाल लो, तो यहाँ से वेरिएंस निकाल के वेरिएंस ऑफ x 2k माइनस वन और यहाँ से वेरिएंस ऑफ x 2k, तो सिंपल है, ये समेशन xi है ना, तो माइनस मीन अपॉन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल को z लिख दो, फाई के टर्म में आ जाएगा ये, तो अप्लाई करो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो जाएगा। ये कह रहा है कि x1 x2 x9 be a random sampler from normal theta 1, ओके। अब कंसीडर द फॉलोइंग टू टेस्ट, जहां थीटा 2.5 है, थीटा 4 है, ओके। अब दो टेस्ट है, एक है रिजेक्ट h0 if x1 is more than 4, तो x1 तो पहला रैंडम वेरिएबल, और दूसरा है रिजेक्ट h0 if x bar more than 3, अल्फा के बीटा के आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो ना, यहां से अल्फा 1 निकालने का मतलब है इस टेस्ट का आपको निकालना है टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, बीटा 1 निकालने का मतलब है इस वाले टेस्ट का आपको टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेशन लगाइए आंसर आ जाएगा। एंड यहां फिर अल्फा 2 और बीटा 2 निकालो, तो सेम है, डेफिनेशन से आ जाएगा। अच्छा इसमें बोल रहा है कंपेयर करो, तो वैल्यू निकालो फिर दिख जाएगा। ये क्या कह रहा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, ओके। तो कंसीडर फॉलोइंग 3 एस्टिमेटर्स, आपको ये 3 एस्टिमेटर दे रखा है इन्होंने, है ना। पूछ क्या रहा है कि एमएलई कौन सा है, T1 बोथ एमएलई है, यूनिक एमएलई है, एमएलई है, अच्छा ठीक है, सारे क्वेश्चन एमएलई बेस्ड है ना। तो इजी है, यहाँ पे आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो इसका, तो लाइक्लीहुड फंक्शन तो 1 ही आ जाएगा, बस यहाँ देखना है आपके पास कि जो xi है वो थीटा और थीटा प्लस 1 के बीच है, पहले थीटा का रेंज निकाल लो आप, सो थीटा लेस देन xi, सो थीटा या लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से क्या होगा थीटा प्लस 1 मोर देन xi, सो थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ से थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, तो यहाँ आ गया थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, सो ये आपका एक लाइक्लीहुड फंक्शन है, और ये डोमेन है लाइक्लीहुड फंक्शन का, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का फंक्शन है, तो ये उसका डोमेन है। तो आपसे क्या पूछा है इन्होंने, एमएलई देख लो, तो कहने का जो कि लाइक्लीहुड फंक्शन तो कांस्टेंट है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट है, तो पूरा डोमेन जो है पूरा एमएलई हो गया, तो इस बीच का हर नंबर एमएलई होगा, तो उसका आप वो भी कर सकते हो, उसका है ना, जैसे लिखते हैं दूसरे तरीके से कि इसका जो एमएलई होगा वो टी अगर एमएलई है तो वो कुछ आएगा लैम्डा टाइम जहां आप लैम्डा कुछ भी ले सकते हो 0 से 1 के बीच का, सो यू कैन चूज एनी लैम्डा बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज द एमएलई, ठीक है। सो दिस इज एमएलई, ये एमएलई है, आप लैम्डा कुछ भी ले लो इस बीच का ना, तो एमएलई होगा ये। क्या क्या आएगा देख लीजिए, जैसे लैम्डा को आप ये तो आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो -1 है ना, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है,
वो तो आगे चला जाएगा ना। अगर नंबर लाइन पे आप लिखेंगे तो ये तो एमएल ही नहीं होगा, ये होगा। देखिए अगर आप हाफ लेंगे तो हाफ लेंगे तो ये T3 आएगा, T3 वाला आ जाएगा ना। ये आ जाएगा। आई थिंक ये नहीं बनेगा, देख लो ये बनेगा। इसमें लैम्डा आप कुछ भी पुट कर सकते हो 0 से 1 के बीच का, 1/2, 1/3, 1/4, जो भी आपको सुटेबल लगे आप पुट करके देखो, बना पाओगे? ठीक है ना सर? अगर माइनस थीटा अगर हाँ अगर माइनस थीटा भी था, माइनस थीटा टू थीटा प्लस 1 यूनिफॉर्म। नहीं माइनस सीधा होगा तो वो फिर वो लोग सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। अगर वैसा होगा तो वैसा सॉल्व करेंगे। अभी अब ये हमारा पॉइंट है, जो भी होगा उसके लिए कुछ ना कुछ आंसर आएगा। माइनस सीधा होगा तो उसके लिए भी आंसर आएगा, है ना। वो अलग चीज, आप उसके लिए सॉल्व करके देखो, जैसे मैंने किया उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी रहेगा उसके लिए भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही, है ना। अभी आपको देखना है कि इसका क्या आंसर है। तो ये T3 सिर्फ होगा तो ये आंसर होगा। यहाँ जो भी आप, ऐसा तो नया थोड़ी आपके लिए, ट्राई करके देखो हो जाएगा सॉल्व। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया इसके लिए, अब यहाँ माइनस थीटा थीटा प्लस 1 कर दो, थीटा थीटा माइनस 1 कर दो, जो मैंने करो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये कह रहा है कि a non-empty subset P is formed by selecting elements at random and without replacement। एक मिनट, तो ये कुछ ऐसा है कि non-empty subset P is formed by selecting elements at random and without replacement from a set B consisting of n distinct elements। तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट आप बना रहे हैं P, कहां से? नॉन एम्प्टी सबसेट P is formed by selecting elements at random and without replacement from a set B consisting of n elements। तो कोई सेट है B, है ना, जिसमें n एलिमेंट है। लेट्स से B है जिसमें n एलिमेंट है, मान लो कुछ भी, क्या लिख लूं, मान लो x1 x2 xn। इसका एक सबसेट आप P कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सबसेट, ठीक है। तो लेकिन P एम्प्टी नहीं हो सकता, है ना। P जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। उसके बाद अनदर नॉन एम्प्टी सेट Q इज फॉर्म्ड। अगेन Q दूसरा सबसेट है B का, है ना, formed in a similar fashion from the original set B consisting of the same n element। okay, तो यहां था विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो रिपीट नहीं करेगा। ये भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट PQ डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट इज। PQ के पास कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक चीज आप देखो, डिनोमिनेटर, पहले आप ये देख लो कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। सो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट टू सबसेट, एक P और Q, बोथ आर सबसेट ऑफ B। B के पास n एलिमेंट है, तो P के पास कम से कम एक एलिमेंट तो होगा क्योंकि नॉन एम्प्टी है। Q में भी कम से कम एक एलिमेंट तो होगा क्योंकि वो नॉन एम्प्टी है। तो आपने क्या किया, ऑप्शंस देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। सो वी हैव n एलिमेंट इन द सेट B, वी कैन चूज I जैसे ऑप्शन कह रहा है, एंड n एलिमेंट इन द सेट B वी कैन चूज J। ठीक, अब बताइए, आप खुद ही डिसाइड करो। यहां समेशन, डबल समेशन, ऐसे तो I की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? I इज द नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैं ले रहा हूं इन सेट P, J इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q। तो IJ की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? इस समेशन में देखो, यहां पे देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये
सो विच वन इज, कौन सा डिनोमिनेटर सही है, पहले ये डिसाइड कर लो आप। मुझे ये बताओ, क्या पी सेट में जीरो एलिमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्यों में भी जीरो एलिमेंट नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन ही कह रहा है नॉन एम्प्टी है। तो ये जो जीरो से स्टार्ट किया है जिन ऑप्शंस में, यहां देखो जीरो से स्टार्ट किया है, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया, जीरो से स्टार्ट थोड़ी होगा। ये कह रहा है आई बराबर जीरो हो सकता है, तो हम n में से जीरो एलिमेंट चूज कर सकते हैं। जीरो एलिमेंट चूज मतलब एम्प्टी सेट रह जाएगा, तो एम्प्टी सेट रह जाएगा, फिर तो फेवरेबल आउटकम आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। हमें तो बोला है कि नॉन एम्प्टी चुनना है, तो वी हैव टू चूज नॉन एम्प्टी। तो पहली बात i 1 से n तक होगी और j 1 से n तक होगी, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। अब इन दोनों में से एक ट्रू होगा, तो डिनोमिनेटर पहले देखा हमने। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो सैंपल स्पेस निकाल रहे थे हम लोग कि p and q सेलेक्ट करने का। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज, अच्छा प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ मैं, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहा है, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, ये तो वन ही हो जाता, प्रोबेबिलिटी इसकी वन हो जाती। मैं नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। अब मुझे इवेंट E में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। इवेंट E क्या है? सो दिस इज द इवेंट E। P and Q do not have any common element। जो सेट P और सेट P है, Q है, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे? सो पहले आप क्या करोगे, n में से, देखो ऑप्शन के हिसाब से सोचो, यू थिंक लाइक फ्रॉम द ऑप्शंस ओनली। सो या तो ये होगा या ये ट्रू होगा ना। अब कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। सपोज यू चूज I एलिमेंट फ्रॉम सेट B, यू चूज I एलिमेंट फ्रॉम सेट B, एंड वो एलिमेंट कहाँ गया? P सेट में। Since we have to find the probability that Q and P do not have any common element, means Q में अब वही एलिमेंट्स आएंगे जो P में नहीं थे, है ना। सो हमने क्या किया, उसमें से एलिमेंट चूज किया B सेट में से P में, फिर B में से Q में चूज किया। तो टोटल नंबर ऑफ वे ये था, n चूज I, n चूज J, I फ्रॉम 1 to n, J फ्रॉम 1 to n। अब क्या करना है मुझे कि both set do not have any common element, तो मतलब क्या करना है, so if I element I choose from set B to P, तो उन I element को हटा दो, तो बचा कितना, n minus I में से J element चूज करो। You choose J element from n minus I, so I is the number of element in set P, J is the number of element in set Q, and take summation, जहां I की वैल्यू 1 से n कुछ भी हो सकती है, और J की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। अच्छा मुझे पहले ये लिखना चाहिए, पहले J लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इस पे। तो J की वैल्यू जो होगा 1 से n माइनस I तक, और I की वैल्यू 1 से कहां तक, सोचो। n तक होगा सर। n तक होगा, अरे श्योर। अच्छा सोचो, Q में अगर n एलिमेंट हो गया, या P सेट में n एलिमेंट है, तो Q में कितने एलिमेंट होंगे? जीरो। बट जीरो हो सकता है क्या? No. उसने नॉन एम्प्टी बोला हुआ है, तो मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा दोनों सेट में। तो जो यहाँ हम आउटकम ले रहे हैं वो हमें ये हो गया, ये दोनों सेम है। इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है? ओनली दिस इज द डिफरेंस, सी ओनली दिस इज द डिफरेंस, रेस्ट आर सेम। ए बी ऑप्शन में ओनली दिस, यू हैव टू थिंक कि आई की वैल्यू 1 से n-1 तक होगी, या आई की वैल्यू 1 से n तक होगी। तो इफ यू चूज आई फ्रॉम 1 to n, मींस यू आर सेइंग you can have n elements in set P, but in that case the Q will be empty set, that is not possible, so you discard this option and this is correct। ठीक है, तो यहाँ n अगर तुम चूज कर लोगे तो B Q तो empty हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नहीं होने चाहिए ना, तो empty हो जाएगा, वो फेवरेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछो।
ऐसे क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा बट कुछ है नहीं, आप सिंपली ट्राई करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। लॉजिकली सोचो कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस में लिखा हुआ ही था, मुझे सेलेक्ट करना है तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहा था इसलिए डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि जीरो। ऑप्शन सी थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब क्या समझाऊं, आप क्वेश्चन पूछो, क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है आपको? पहले हमारे पास एक बी सेट है, अब खुद से ट्राई करके सोचो ना, खुद से लॉजिकली से मैंने डिसाइड किया कि हमारे पास तो एक बी सेट है, उसमें से मुझे एक सबसेट कंस्ट्रक्ट करना है पी, तो आई कैन चूज एलिमेंट 1 2 3 अप टू एनीथिंग। तो i is the arbitrary number in the element set p, i is the number of element in set p, तो n choose i लिखा है यहाँ पे। n choose i मतलब क्या है कि सेट b में से हम i एलिमेंट चूज कर रहे हैं इन सेट p। नहीं सर वो समझ आ गया सर, समेशन का तो प्रॉब्लम है, समेशन मतलब हाँ, तो समेशन में इतना ही डिसाइड करना है कि n choose i का मतलब क्या है। समेशन इसलिए है आइदर दिस और दिस और दिस, टोटल पॉसिबिलिटी काउंट कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है, ये करते हैं ना आप। तो मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पे बोल रहा था कि i की वैल्यू 1 से n तक होगी, तो मींस यू आर सेइंग दैट set p may have 1 element, may have 2 element, may have 3 element, may have 4 element और may have n element, but question is क्या set p में n element हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि अब यहां पढ़ो ना ठीक से आप क्वेश्चन, p and q do not have any common element। अब n एलिमेंट जो b में है वो सारे p में आ गए, तो q में जाने के लिए कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, वो तो एम्प्टी सेट हो गया, और एम्प्टी होना नहीं चाहिए, कह रहा है नॉन एम्प्टी होना चाहिए दोनों सेट, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया ना, तो ऐसे ही एक करेक्ट बच गया। इन डिनोमिनेटर से ये दोनों डिस्कार्ड हो गया, इस n से ये डिस्कार्ड हो गया, तो ये आ गया, तो मैंने तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, फोर्थ वाला ट्रू हो गया। मैं c सीधा से ड्राइव नहीं किया हूं ना, करोगे तभी वही आएगा। तो i फ्रॉम 1 to n, तो p सेट में मैक्सिमम n-1 एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि b q सेट में कम से कम एक एलिमेंट होने चाहिए, इसीलिए n में से i एलिमेंट चूज किया हमने, यहां n चूज i, सो i एलिमेंट्स इन द सेट p। अब n में से i घटा दिया, क्यों? द रिमेनिंग एलिमेंट, आउट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट वी विल चूज j एलिमेंट फ्रॉम सेट b। ये j एलिमेंट कहां जाएगा? सेट q में। अब यहां क्वेश्चन है ij की वैल्यू क्या होगी, तो j जो है j कैन टेक वैल्यू 1 to n minus i and i कैन टेक वैल्यू 1 to n minus 1 नॉट n, क्योंकि i अगर n वैल्यू ले लेगा तो फिर वो b एम्प्टी हो जाएगा। इसलिए अभी जैसे मैंने एक बार सॉल्व किया, आप खुद से बैठ के अब सोचो कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों ये करेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है। जब थोड़ा सा खुद से सॉल्व करोगे 2-4 बार तो आपको समझ आने लगेगा, हाँ ये यहाँ पे रीजन है, तो अगली बार जब यही क्वेश्चन मिलेगा या इसके जैसा मिलेगा तब इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको फिर से भी मैंने समझाया, आप खुद से थोड़ा टाइम दो कि ऐसा क्या हो रहा है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, मतलब ऐसे सोचो, अपने तरीके से सोचो। ये आपको एक हिंट मिला, मैंने इसे बताया तो हिंट मिला है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, अब बचा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है, तो इसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा है ना। तो देखो मैं कुछ करता हूँ ऐसे सॉल्व, तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास में करो, पहले आप लोग सॉल्व करके आओ, फिर एक हिंट दे देता हूँ। तो कह रहा है 1 कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 2 कॉइन्स। सो 2 कॉइन में पहले एक कॉइन चूज किया आपने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड फॉर वन ऑफ देम इज 1/3, फॉर अदर इज 1/2। तो एक में 1/3, एक में 1/2। इफ द सिलेक्टेड कॉइन इज टॉस्ड एंड द हेड शोज अप, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फेयर कॉइन। ठीक है ना, तो सिंपल है, बेस थ्योरम का है। तो इवेंट ए गिवन है कि हेड शोज अप, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन ये वाला था, तो है ना, तो E1 इवेंट ले लो अनफेयर कॉइन, E2 इवेंट फेयर कॉइन, देन बेस थ्योरम लगाओ। ये जो बी पार्ट है, P denote the probability that a weather either wet or dry tomorrow will be same as of today। तो आज जो भी मौसम है ना, सो आज अगर धूप है तो कल धूप होगी, आज रेनिंग है तो कल रेनिंग होगी, इस तरह से। तो P denote the probability that the tomorrow will be the same as that of today, है ना, जो वेदर आज है वही कल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी P है, स्मॉल p। If weather is dry today, so that Pn, the probability that it will be dry n days later satisfies this।
तो देखो इसको प्रूव करने का तरीका ये है, अगर प्रूफ चाहो तो कर सकते हो, बट चूंकि आप प्रूव दैट तो नहीं आएगा, बट यू कैन सिंपली सी दैट आप इंडक्शन मेथड यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें क्या होता है कि आप n को 1 रखोगे, है ना, पहले n को 1 रख के देखो क्या आता है। सो n को 1 रखो तो यहाँ, है ना, तो उससे देखो क्या आता है। फिर n को क्या करते हैं, k के लिए अज्यूम कर लेते हैं और k प्लस 1 के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होगा मुझे लग रहा है। तो ये प्रूव दैट पार्ट अभी है ना, तुम ट्राई कर सकते हो ऐसे चाहो तो, अदरवाइज क्योंकि ये रिकर्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि हेंस और अदरवाइज डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P50 फॉर P बराबर दिस। तो ये अब देखो इसको रिकर्सन से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। रिकर्सन से कैसे ब्रेक करोगे, जैसे Pn है आपके पास 2P माइनस 1 टाइम्स Pn माइनस 1 प्लस में 1 माइनस P है। तो अब क्या करो, जो Pn माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू इसी रिलेशन से लिखो क्या आएगा, क्योंकि रिकर्सिव है ना, तो यहाँ Pn माइनस 1 जब यहाँ n माइनस 1 रखोगे तो n माइनस 2 हो जाएगी। तो ये बनेगी 2P माइनस 1 Pn माइनस 2 प्लस 1 माइनस P। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ गया और यहाँ है प्लस 1 माइनस पी। तो अभी ये क्या बोला, ये Pn इसके टर्म में आया, Pn माइनस 2 के टर्म में। फिर एक दो बार और ओपन करो, फिर Pn माइनस 2 की वैल्यू लिख लो यहाँ से 2P माइनस 1 Pn माइनस 3 1 माइनस P। तो ऐसे जब 3-4 टर्म ओपन करोगे ना, तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा, उस पैटर्न से सीधा लास्ट टर्म लिख सकते हो तुम। तो लास्ट टर्म का मतलब ये है कि इस तरह से ओपन करोगे तो समथिंग इनटू P0। P0 में होता है 1 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तुम n को तुम 1 रखते हो ना, सो यहाँ पे P0 बनेगा। तो P का मतलब क्या है, P1 का मतलब क्या है, n days later। तो n का मतलब 1 रख दो तो 1 day later। टुमारो विल बी, आज ड्राई है तो कल भी ड्राई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये थोड़ा सा प्रूफ टाइप क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हालांकि आंसर, इससे एक रिलेशन आ जाएगी, बाद में P की वैल्यू 3/4 रख दो तो एक आंसर आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा आंसर। तो ट्राई करके देखो, नहीं तो पूछो नेक्स्ट क्लास में, इसमें सॉल्व करता हूँ। यहाँ तो कर ही दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ उसको डॉट 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 लास्ट में P1 तक ले आओ, P1 के टर्म में लिख लो उसके हिसाब से, है ना, या P के टर्म में ले आओ, उससे आ जाएगा। P1 इस P हो जाएगा, है ना, P1 को P रख सकते हो तुम। यहां से तुम अगर इसकी देखो सो, है ना, P1 P कब होगा, तो यहाँ P0 जो है 1 होना पड़ेगा, P0 1 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा होगा। और बाद में इसको यूज करके आ जाएगा, P पे रखा है। तो ट्राई करके देखो, हो जाएगा ये रिकर्सिव तरीके से। यहाँ आपको जॉइंट पीएमएफ दे रखा है, ओके। तो बोल रहा है जॉइंट एमजीएफ बताओ क्या होगा, जॉइंट एमजीएफ। तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन में जा सकते हो और नहीं तो कंडीशनल यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है ना। तो यहां तुम क्या कर सकते हो, ये जो है ज्वाइंट है, तो यहां देखो एक्स वाई डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पे, और वाई फ्री है, तो वाई का पीएमएफ। अच्छा, तो वाई जो होगा, वाई आई थिंक पॉइजन 2 आ जाएगा,
और x गिवन y जो होगा, बाइनोमियल आएगा। हाँ बाइनोमियल क्या होगा, y कॉमा हाफ होगा सर। y कॉमा हाफ, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ से आ गई, वैसे ही ये ज्वाइंट एमजीएफ का वो लिख लो आप, एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे ऐसे ही यूज कर लेना, बस थोड़ी कैलकुलेशन आई थिंक ना इसमें। सर कंडीशनल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से क्या कर सकते हैं? सर वो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। हाँ, क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट, ये तो अभी तुम्हारे पास ये है ना, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ, सर कंडीशनल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन से कर सकते हैं क्या? रुक जाओ बताने दो क्या बता रही। हाँ नेहा बताओ क्या बता रहे हो आप। पहले बाइनोमियल का एमजीएफ का फॉर्मूला यूज करके वहां से पुट करेंगे, बाद में से वो पॉइसन के फॉर्मूले पुट करेंगे तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। हाँ मैंने पहले भी एक बार कराया क्वेश्चन, या तो आप डेफिनेशन से जा सकते हो, तो लंबा होगा e की पावर t1 x, ये टेस्ट में भी आया था। हाँ अच्छा t2 y, तो इससे भी कर सकते हो, नहीं तो हाँ बाद में इसका लिख लो और इसका लिख लो, उससे भी आ जाएगा। तो लिख के देखना पड़ेगा तुम्हें। सर कंडीशनल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या अप्लाई कर सकते हैं? हाँ लगा के देखो क्या होगा। सर वो मतलब कर नहीं पा रही वो इसलिए पूछ रही। एक तो यहां से तुम लिखोगे तो क्या होगा इसका, अगर तुम mgf एट t1 है ना, तो यहां से वो आ जाएगा, और q प्लस p टू द पावर t, हाँ टू द पावर n होगा। पावर क्या होगा, n क्या है यहाँ पे, y है ना, हाफ प्लस हाफ e टू द पावर t1 टू द पावर y होगा। और y का क्या है, उसके बाद और टू द पावर y होगा। देन और इसका फिर e की पावर लैम्डा हो तो आ जाएगा उससे। तो तुम्हें लगता है लिखना पड़ेगा ना, मैं दो तरीका, मुझे भी एक बार मैंने सॉल्व किया था क्लास में, मैंने कराए हैं पहले, डाउट किसने पूछा था। तो एक तो ये लॉन्ग अप्रोच है कि लॉन्ग अप्रोच में सिंप्लीफाई करो फिर उससे आ जाएगा इसको फिट करके, एंड दूसरा शॉर्ट अप्रोच है जो बता रही थी वो, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन आपने यहाँ भेज देना ग्रुप में, ठीक है ना, देख लेंगे ये लोग। तो ओके सर। इसको सॉल्व करके देखो। दूसरा एक तो सिंपल सीधा सीधा अप्रोच है कि आप जॉइंट पीडीएफ इसको इंटीग्रेट करो, ये लंबा होगा शायद, इससे आप e की पावर t1 x एंड प्लस t2 y फिर जॉइंट pmf लिख लो ये वाला। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, है ना, तो इससे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो उससे थोड़ा फिर फिट करना पड़ेगा आपको उस पे, लेकिन आ जाएगा ना, वहां से कर सकते हो। नहीं तो है यहाँ से भी आ जाएगा। इसमें ये पुट कर लो, ज्वाइंट पीएमएफ पुट कर दो, फिर इसको फिट करना पड़ेगा e की पावर जैसे t1x e की पावर t2y, फिर इसका आप यूज करो यहाँ पे, इसके साथ उसको यूज करना, फिर आएगा। फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ आप सीधा से यानी इससे ट्राई करके देखो, तो दूसरा आप एक तो इससे ट्राई करके देख सकते हो, आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। सर वो जॉइंट मोमेंट जेनेटिक फंक्शन मैंने की है, वो बहुत लेंथी हो रहा है सर। हाँ आप इससे करके मतलब देखिए। x गिवन y है, ये सर सेल्डन रॉस का जो बुक है उसमें सर ये कंडीशनल मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का एप्लीकेशन है, तो वो सर आईएसआई में भी आ चुका है, लेकिन इसको मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अरे तो थ्योरी है सर, उससे मत करो ना, मैं तो कह रहा हूँ उससे नहीं हो रहा तो मत करो, उससे इससे करो आप, कोई जरूरी थोड़ी एक ही तरीका ये तो होगा, हो गया है सर। तो कई सारे तरीके हैं, जरूरी थोड़ी उस तरीके से होगा, मतलब उससे भी होगा, लेकिन मुझे भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि तरीके कई सारे हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि एक सीधे समझ रहा हूँ ये डेफिनेशन बेस्ड है, तो इस पे आप ब्रेक करो, इसको पुट करो, इसके साथ इसके टर्म लाओ, ये इसके साथ लेके आओ इसका वाला, फिर उसका उसके साथ, फिर ब्रेक करो उसको, तो उस तरीके से होगा। नहीं तो वो फिर कंडीशनल वाले तरीके से करके देखो,
वॉइस देंगे, ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, नहीं तो मैं खुद ट्राई करता हूँ। ये है, एक तो इससे होगा, बट इससे कैलकुलेशन है, चेक कर लो, यहाँ से हो जाएगा। ब्रेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या करें, कंडीशनल पीडीएफ आपको दे रखा है यहाँ पे, और ये कंडीशनल पीडीएफ एक्स गिवन वाई, ये पीडीएफ ऑफ वाई, तो फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स। तो इसके लिए पहले ज्वाइंट निकाल लो, ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट पे क्या करेंगे, पीडीएफ ऑफ वाई इंटू एक्स गिवन वाई, ज्वाइंट आ गया, और ज्वाइंट आ गया तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हो जाएगा। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा पी वाई ऑफ वाई इंटू एक्स गिवन वाई, तो इससे ज्वाइंट आ गया, अब ज्वाइंट आ गया तो फिर ज्वाइंट से आप ये निकाल दोगे। तो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x, तो y गिवन x के लिए सिंपली आप ज्वाइंट अपॉन मार्जिन ऑफ x आ जाएगा। सो ट्राई करके देखो, तो डाउट में नेक्स्ट क्लास में पूछो। ये यहाँ क्या बता रखा है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ दे रखा है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द MLE पहले निकालो, और उसके बाद तो थीटा कैप जो है MLE है, तो वो तो आप निकाल ही सकते हो, यहाँ से दिख जाएगा आपको कि थीटा मोर देन xi है, सो थीटा मोर देन nth और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा। अब वो पुट करके c टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप थीटा है, तो सिंपलीफाई करके c निकाल लो, यहाँ c आ जाएगा। फिर बोल रहा है फाइंड द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, ये भी निकाल लोगे आप डेफिनेशंस। x1 x2 xn be a random sample from distribution having pdf this, तो पहले दिखाओ कि ये सफिशिएंट कंप्लीट है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे ब्रेक कर दो, और उसके बाद क्रैमर लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका भी फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ ही है कि ये आपका g थीटा है, तो आपको याद होगा g डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन i थीटा, तो वो निकालना है आपको। जो 20 क्वेश्चन है कि x1 x2 be a random sample from distribution having pdf fx, h0 में है fx बराबर f0, h1 में fx बराबर f1। अब ये वैसे ही है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आ जाएगा, दे ही रखा है ना। तो क्या पूछ रहा है, फॉर द गिवन so that the critical region of the most powerful test for testing h0 against h1 is of the form this, तो वही लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर दिस अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर दिस, और उसको डिवाइड करो, सिंपलीफाई करो, ये आएगा। और उसके बाद ये क्रिटिकल रीजन आ गया, तो डिटरमिन सी इन टर्म्स ऑफ सुटेबल कोएफिशिएंट, अ सुटेबल कट ऑफ पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एट द लेवल अल्फा, जो होता है ना सी की वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगा, काई स्क्वायर फॉर एग्जांपल 2, है ना, अल्फा मान लो एग्जांपल है 2,1 माइनस अल्फा, इस तरह से कह रहा है कि सी की वैल्यू निकालो काई स्क्वायर के टर्म में, तो ये बता रहा हूँ इस तरह कुछ आएगा, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, यही आएगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। ये आपको सीडीएफ दे रखा है, तो यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ डायरेक्टली, उसमें पीडीएफ पीएफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, इसको यूज कर डायरेक्टली निकाल लोगे आप। अब ये जैसे प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, ये एक ऑप्शन में आया भी था उस दिन शायद, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन 0 वेरिएंस 1 सो दैट, अब यहाँ पे ये है कि थोड़े से इनइक्वालिटी है ना, इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये c टू इंफिनिटी और ये होगा ना। अब कहीं ना कहीं मुझे इस तरह के टर्म्स इंट्रोड्यूस करने होंगे ताकि आसान हो जाए, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। अब तो क्या करना होगा, अब इसमें कहीं ना कहीं आप बनाओगे, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा सर। हाँ सर इसमें एक चीज है कि यहाँ पर जो मीन है वो सर मतलब मीन है वो 0 है, और इसका जो मीन है म्यू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2, मतलब इसमें सर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो मीन सर म्यू हो रहा है सर, मतलब म्यू का वैल्यू -c हो रहा है सर। -c कैसे हो रहा है, मतलब वो जो mgf है ना म्यू टी प्लस
सिग्मा स्क्वायर बाई 2। तो म्यू क्या हो रहा है यहाँ पे? म्यू एक्चुअली माइनस सी हो रहा है। क्यों हो रहा है? एमजीएफ का प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है? मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि मीन यहाँ पर सीटी है। अब मीन तो यहाँ 0 है। हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इनइक्वालिटी है, तो इसीलिए वो ग्रेटर देन हो रहा है। मतलब उसका ये इसका तो सर मीन 0 है और उसका मीन सीटी हो रहा है, मतलब सी हो, मतलब म्यू का टेस्ट में सी हो रहा है, इसीलिए वो ग्रेटर देन हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ। लेकिन किससे ग्रेटर हो रहा है? नहीं, किसी कोई रीजन लॉजिक नहीं है ना। अब ऐसा थोड़ी है। ये आप, मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये है एमजीएफ नॉर्मल माइनस सी कॉमा 1 का, ठीक है, ये वाला एमजीएफ है। फिर क्या होगा? और x तो यहाँ नॉर्मल 0 1 है, तो क्या रिलेशन है? कौन से इनइक्वालिटी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? मतलब वहां से सर कुछ इनइक्वालिटी हम बोल तो सकते हैं ना? नहीं बोल सकते ना, ऐसा तुक्का थोड़ी लगाने हैं। कोई वैलिड रीजन होगा तभी तो बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कुछ भी। आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसे, किस लॉजिक से, किस रीजन से, या कौन से थ्योरम से ये ऐसा होगा, ऐसे बताना पड़ेगा ना। ऐसे हवा में तीर नहीं चला सकते ना कि ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आपको कुछ वैलिड रीजन बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ कहीं ना कहीं मुझे इसके जैसा बनाना है। तो e की पावर माइनस सी टी प्लस टी, यहाँ मैं क्या करूंगा? तो यहाँ तुम देखो, प्रूफ देख सकते हो बुक में जो है ना, हमारे पास जो सॉल्यूशन बुक है उसमें कर रखा है इन्होंने। क्या किया होगा? e की पावर माइनस सी टी साइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा और फिर जाके सिंप्लीफाई कर रहा है। तो ये बाद में जाके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा। अब यहाँ जाके कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाया, कुछ ऐसा किया है। बाद में जाके इनइक्वालिटी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक ये है कि लिमिट क्या है? c से इंफिनिटी है ना। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले इनइक्वालिटी लिया होगा x लेस देन c, यहाँ क्या, अच्छा x यहाँ मोर देन c है ना, ओके। ऐसा होगा e की पावर xt मोर देन e की पावर ct, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है और t पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग। t क्या ले रहे हैं? रियल नंबर। अच्छा एक मिनट, तो t पॉजिटिव के लिए हो सकता है। नहीं, e की बार cx करो ना, cx और ct। क्या कर रहा हूँ, एक मिनट। सर xt होगा, आप xc क्यों ले रहे हैं? xt, अच्छा एक मिनट, नहीं xt तो ठीक है, लेकिन t यहाँ पॉजिटिव के लिए होगा ना। फिर तो अगर ऐसा लिख पाऊंगा जब t पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पे है, मतलब ये प्रॉपर प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका। तो इस तरह से कुछ इन्होंने मैनिपुलेट करके ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा और परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर वापस जाकर सिंप्लीफाई करके इस तरह से बना दिया होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं cx मुझे लाना पड़ेगा ना, तो ct और cx में पहले मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी कैसे आएगी? ओके, तो इनइक्वालिटी आएगी ड्यू टू सर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का एक इनइक्वालिटी है, उससे आ जाएगा सर। कौन सा इनइक्वालिटी? आप ऐसे बोल रहे हैं आ जाएगा, मतलब हो जाएगा, आ जाएगा, ये सब वो है, पता है, भ्रम है। सर मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का एक mct वो ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल टू c ऐसा करके एक मतलब थ्योरम आता है। कहाँ है? वही तो देखो, ढूंढ के बताओ ना, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ है? सर मैं आपको सर भेज दूंगी। हाँ ढूंढ के बताइए, ऐसे तो, ऐसे हमारी थोड़ी है ये। तो वो भागना हुआ कि ठीक है छोड़ के चलते हैं, इस तरह से है, वैसा नहीं है। मतलब आप ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर करेंगे प्रूफ। तो इसका प्रूफ उस बुक में है, अब देखना प्रूफ करके, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ कुछ इस तरह से उन्होंने वो किया है, फिर बाद में परफेक्ट स्क्वायर बनाया, कुछ ऐसा उसे किया हुआ कैलकुलेशन, तो उससे आ जाएगा। तो यू सी द प्रूफ देयर, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में भी आ जाएगा तो प्रूफ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई नई चीज बहुत जल्दी आ जाए प्रूफ करने में तो बहुत टाइम लगता है। तो वहां पे आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्योंकि रैंडमली कोई बहुत ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको नहीं आता है, प्रूफ करना पड़े, तो इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। बट आप ट्राई कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो इसका प्रूफ करके देखो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताओ, मैं ट्राई करता हूँ। इस तरह से कुछ है इसमें, तो ऐसा करना पड़ेगा।
यहाँ पे क्या है कि a1 इज 0, an प्लस 1 दे रखा है, तो कह रहा है सो दैट सीक्वेंस an कन्वर्जेस फाइंड इट्स लिमिट। तो पता ही आप पहले या तो ये दिखा दो मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरा लिमिट निकालने हैं, तो a1 यहाँ 0 दे रखा है, तो कुछ टर्म आप निकालोगे दिख जाएगा ये मोनोटोनिक है। और उसके बाद बताया था हमने l रख दो यहाँ पे, l बराबर इसको सॉल्व करो और यहाँ से l निकाल दो, तो आपको ये लिमिट दिख जाएगी। तो आपने टर्म्स निकालो, पता चल जाएगा लिमिट क्या होगी, तो उससे आ जाएगा। यहाँ पे जो है कि a2n-1 ये है और a2n आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे मतलब ये ऑड टर्म्स, इवन टर्म्स, तो आपको क्या करना है, ये जो सीक्वेंस n है इसको भी ऐसे ही कर लेना है, a2n-1 प्लस a2n, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करो, ये वाली यहाँ पुट करो। अब ज्योमेट्रिक सम अप्लाई करो। कौन सा ज्योमेट्रिक सम? इनफाइनाइट टर्म का जो ज्योमेट्रिक सम होता है उससे आ जाएगा सम। आप a2n-1 वैल्यू यहाँ रखो, a2n वैल्यू यहाँ रखो, सिंप्लीफाई करो तो आपको सम मिल जाएगा। और खुद से कैलकुलेशन करके देखो, नहीं तो आप डाउट क्लास, इतनी डाउट क्लास हो रही है, आप डाउट क्लास में पूछो, नहीं पूछ रहे हो आपकी गलती है, ठीक है ना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, है ना, और आप उतना नहीं दोगे जितना रिक्वायर्ड है तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन, सिंपल है। तो यहां पे क्या है, f(ab to r) है the 4 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f4x पॉजिटिव है ना। तो f(ab से r में 4 टाइम डिफरेंशिएबल है, 4 डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फिर से प्रूव दैट टाइप का है, तो कोई थ्योरम पे बेस्ड है ना, प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो चूंकि तब है ना 9 मार्क्स का है, अभी तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो 1 या 2 मार्क्स के हैं, तो उस तरह लेवल का वो रहता है यहाँ पे, है ना। तो अभी अगर वेरीफाई करना हो तो कोई भी एक एग्जांपल लेके आप ऐसे सुटेबली वेरीफाई कर सकते हो। तो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये फायदा होता है ना, ऑप्शंस हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं तो कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, तो उससे दिख जाता है। यहाँ प्रूफ है, तो प्रूफ करने के लिए प्रॉपर आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट है। तो बोल रहा है कि जहाँ पे f'(c), "c), "c" सब 0 है, तो शो करो कि f के पास मिनिमा होगा c पे, ठीक है। सो 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये हालांकि थ्योरम ही है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि किसी पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ना। और एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट, तो सेम ये रूल आगे एक्सटेंड हो जाता है, जैसे f'(c) आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो क्रिटिकल पॉइंट है, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया। दिक्कत ये है डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया, तो यहाँ टेस्ट फेल हो जाता है। तो ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव भी 0 है, लेकिन 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये जो 4th डेरिवेटिव है c पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये हर ab पे पॉजिटिव है, तो c पे पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि देन इट इज अ मिनिमा एट c। हालांकि ये थ्योरम है, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ थ्योरम, तो ये थ्योरम है, तो अब थ्योरम का आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, है ना। जो बुक्स में थ्योरम्स रहते हैं साथ में प्रूफ भी रहता है, तो प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ है ना, थोड़ा लिखना डिफिकल्ट होगा, बट यू कैन ट्राई। नहीं समझ आए तो सॉल्यूशन बुक है उसमें देखो, क्योंकि प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल रहता है कुछ स्टेटमेंट का, बट यू कैन ट्राई टू प्रूव। नहीं तो एक आइडिया के लिए आप सॉल्यूशन बुक है उसमें देखो, वहां भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, प्रॉपर प्रूफ लिख के फिर दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आप ट्राई करो, लेकिन पहले नेक्स्ट पार्ट जो है कि fxy आपको दे रखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 दिया होता तो कुछ कंफ्यूजन नहीं निकलता है ना। अच्छा, nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 दिया होता। अच्छा, ये कह रहे हैं आप डबल डेरिवेटिव 0 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो 4th डेरिवेटिव, अच्छा 4th डेरिवेटिव 0 होता, हाँ तो फिर वहां दिक्कत, यस। अगर 4th डेरिवेटिव 0 दिया होता फिर नो कंक्लूजन हो जाता, क्योंकि ये c यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी 0 है, लेकिन 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है
और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, थ्योरम है, यू कैन नेम इट फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट। ये चीज है, जैसे आप जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उस तरह से फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट है एक्चुअली। तो यहाँ अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 होता तो फिर नो कंक्लूजन होता। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, सिंपल है। आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालो और फिर देखो क्या हो रहा है। पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो 0 0 पे। अच्छा, इफ दे एग्जिस्ट तो ठीक है, निकालो पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब fx एट 0 0 एंड fy एट 0 0 पूछ रहा है। ये तो आप डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हो, है ना, यू कैन फाइंड यूजिंग डेफिनेशन। फिर चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ f एट 0 0। उसके बाद इस फंक्शन को चेक करो कॉन्टिन्यूअस है क्या, तो लिमिट 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे इक्वल है क्या। फिर अगला डिफरेंशियलिटी के लिए भी कंडीशन था, वो चेक कर लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। तो यहां से दिख जाएगा आपको वॉल्यूम जो होता है सिंपली, तो ये आसान क्वेश्चन है ऐसे। सो dz dy dx, तो z यहाँ 0 से लेके ये आ जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 12 माइनस 6x माइनस 4y होल अपॉन 3। फिर इसमें क्या होगा, अब z को 0 रख देंगे तो आ गया 6x प्लस 4y इज 12। मतलब मैंने प्रोजेक्शन ले लिया इसका xy प्लेन में, तो दिस इज द प्रोजेक्शन इन xy प्लेन। तो xy प्लेन में क्या होता है, z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ z बराबर 0 है ना, तो इसका और इसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया, इस वाले कर्व का और इस वाले कर्व का, तो xy प्लेन में आ गया। तो आपके पास ये कर्व x बराबर 0, y बराबर 0 एंड दिस, तो ये 2D में आपका ऐसा ग्राफ आ जाएगा कुछ। तो इस पे आपको डबल इंटीग्रेट करना हो जाएगा, टू डेरिवेटिव है, सॉरी इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन इन xy प्लेन। नेक्स्ट जो है एक मैट्रिक्स बोल रहा है फाइंड द बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि ये फाइंड करना, देखो प्रूफ दैट, जो थ्योरम्स के प्रूफ लिखना आपने फील किया होगा, जो बीएससी एमएससी में जो थ्योरम्स आपको बुक्स में रहते हैं, तो प्रूफ आप देखते हो क्या क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्योंकि प्रूफ करना एक प्रॉपर वे है ना। जो फर्स्ट टाइम प्रूफ कर रहा है उसको सालों लगते हैं ना, 1 1 साल 2 साल 5 5 साल लगते हैं प्रूफ करने में एक थ्योरम को, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है किसी बंदे ने, कि उसको सारे रास्ते ढूंढता है। अब आपके पास जो प्रूफ है तो समझने में ठीक है, आप समझ लोगे, आधे ना 2 4 10 मिनट में समझ आ जाएगा क्या किया है उसने, लेकिन खुद से प्रूफ करना एक डिफिकल्ट टास्क रहता है, स्पेशली कोई नई चीज का जिसका आपको पहले से कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहता है। अब ये फाइंड है, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना इज इजी, बट प्रूव दैट इज समथिंग डिफिकल्ट। सो सिंपल है, बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए है ना, जैसे मैं कुछ दिन पहले बताया था ना आपको, जैसे मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सी क्यूब, ये एक स्टेटमेंट है जहां ए बी सी नेचुरल नंबर है ना, तो ये इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 3 नेचुरल नंबर व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना, ऐसा कोई नेचुरल नंबर आप ढूंढ नहीं पाएंगे 3 नंबर जो इस ऑर्डर को फॉलो करता हो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको प्रूफ करने में 10 साल लग गए है ना एंड्रयू वाइल्स को, इस थ्योरम को प्रूफ करने में। इस थ्योरम का नाम है फर्मैट-लास्ट थ्योरम, फर्मैट-लास्ट थ्योरम। ये थ्योरम दिया फर्मैट ने, लेकिन और जबकि कब थ्योरम दिया ये 1936 में, या शायद हाँ 1930 या 1836 में शायद, आप गूगल कर सकते हो, ये गूगल करोगे दिख जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, आप सर्च करो फर्मैट-लास्ट थ्योरम, तो आई थिंक 1836 में स्टेटमेंट आया और इसका प्रूफ अभी हुआ है 1994 में, अभी आज से 26 साल पहले या 30 साल पहले, ये अभी एंड्रयू वाइल्स ने प्रूफ किया इस स्टेटमेंट को, और इसका प्रूफ जो 200 पेज का प्रूफ है, इस थ्योरम का प्रूफ है, और 10 साल लग गया उसको प्रूफ करने में। तो ऐसे भी तो कोई नई चीज है तो काफी टाइम लगता है, तो ये है ना प्रॉपर कैसे पता चला, दुनिया में रिसर्च पेपर लिखा, उस पेपर दुनिया ने पढ़ा, फिर है ना इस तरह से है, कोई नई चीज में टाइम लगता है। 1637 हाँ कितना है, अच्छा 1637, बताओ 300 साल लगभग है ना, 350 साल हो गए, 1994 में जाके इसका प्रूफ हुआ है ना। तो ये फर्मैट ने थ्योरम दिया 1637 में, फिर वो मर गए, प्रूफ नहीं कर पाए वो, अब प्रूफ नहीं कर पाए तो वो एक स्टेटमेंट रह गया, लेकिन अब प्रूफ नहीं है तो कैसे मान लोगे सही है,
तो ऐसा है। फिर जाके उन पिछले 300 साल में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ट्राई किया प्रूव करने का, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया प्रूव करने का, कोई आधा अधूरा किया, है ना। जैसे प्रूफ तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन क्या रिजेक्ट हो जाता है। जैसे तुमने लिखा, वो जब रिव्यू प्रोसेस में जाता है, जो रिसर्च पेपर हम लोग भी लिखते हैं, क्या होता है, पेपर लिखा, हमने सबमिट किया, सबमिशन में गया, फिर रिजेक्ट होके आ जाता है, क्योंकि वो जो रिव्यूअर है वो कन्विंस नहीं है कि आपका गलत है। तो इस तरीके से है। तो पिछले 300 साल में बहुत लोगों ने ट्राई जरूर किया, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं रहे। तो पहला बार जो सक्सेसफुल रहा वो ये एंड्रयू वाइल्स था, जो प्रिंसटन में, आई थिंक उसमें प्रोफेसर थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो वो उन्होंने 1994 में उनका मतलब रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ और पब्लिश हुआ। फिर दुनिया ने जाना कि हाँ इसका ये प्रूफ है और ये स्टेटमेंट सही है, इस तरह से। तो ऐसा भी होता है। तो हमारा क्या था, नल स्पेस है, यहाँ पे इस पे आते सीधा। तो नल स्पेस आप लोगों को पता ही है कि नल स्पेस का मतलब है x such that ax is equal to 0, ठीक है। तो x such that ax is 0। अब आपको इसका, तो ये स्पेस है, इसका नाम है नल स्पेस। तो नल स्पेस आ जाएगा ना। आप क्या करोगे, x, अच्छा इतना क्यों करोगे, दिमाग लगाओ, बेसिस पूछा है, नहीं तो रैंक से भी काम हो जाता। सॉरी, अगर पूछता वो कि नल स्पेस का डायमेंशन बताओ, तो उसी को नलिटी बोलते हैं हम लोग, तो रैंक से भी काम हो जाता कि रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 4 कॉलम है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा, उससे आ जाता। लेकिन इसने डायमेंशन नहीं पूछा है। अगर डायमेंशन पूछा होता है यहाँ पे तो उसी को नलिटी बोलते हैं, लेकिन इसने बेसिस पूछ लिया। तो बेसिस क्या होता है, एक ऐसा सेट जो स्पैन कर रहा हो उसको और जो लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। तो आपको ये एक्स सेट ढूंढना है एक्चुअली। तो एक कोई बात नहीं है, आप ax इक्वल टू 0 करो, उससे आपको देखना है कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं। तो वो आधे डायमेंशन आए थे, फिर उससे लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं। यहाँ क्या आएगा, आपको देखना पड़ेगा इसका रैंक क्या है। तो आई थिंक इसका रैंक 3 होगा, चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 है ना। एनीवे चेक करना, तो ये आता ना आप लोगों को निकालना नल स्पेस। यू फाइंड दिस सेट, देखो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, ट्राई करके देखो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किए है ना, ये 2008 आईआईटी एग्जाम एमएस का पेपर था। तो मैंने सॉल्व तो कोई क्वेश्चन किया नहीं, मैंने पूरा आपको खुद सॉल्व करना है अच्छे से। एक एक क्वेश्चन साफ सुथरा अच्छे से सॉल्व करो। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करो नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप सॉल्यूशन बुक है ड्राइव में, उसमें आप देखो क्या किया है, समझ आ गया ठीक है, फिर से सॉल्व करके देखो। अगर समझ आ गया तो आप खुद से सॉल्व करके देखो कि आप सॉल्यूशन बंद करके खुद से सॉल्व करो कि आप अभी कर पा रहे, आप कन्विंस्ड हो हर स्टेप से, देन ठीक है, समझ आ गया। नहीं समझ आ रहा तो मुझे बोलो, फिर मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप ट्राई करके आओ। अभी क्या है, तो अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लो और अभी फिर हम स्टार्ट करेंगे 2007 का भी डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा है जल्दी इसको 2005 तक का कंप्लीट करोगे, कुछ है नहीं खास इसमें, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपने तरफ से कंप्लीट करना है उन लोगों के लिए जो कंप्लेन करते हैं ना। तो एटलीस्ट मुझे, बाकी जो सिंसियर लोगों कर ही चुके हैं सब कुछ, ये सब कर ही रखा है ना लोगों ने, तो ये है। तो आप इसको है ना अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, हम स्टार्ट करते हैं। कितना हुआ अभी, 2017 हुआ है ना, तो 2025 से स्टार्ट, मतलब 20, मतलब कहने मतलब ये है 8:25 पे हम कंटिन्यू करते हैं 2007 का अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है।